तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है एंटी माइक्रोबियल। क्या देखना है, एंटी माइक्रोबियल। नाम से पता लग रहा, एंटी माइक्रोब्स मतलब कि जो माइक्रोब्स को किल करे, एंटी माइक्रोबियल। देखो एंटी का मतलब तो होता है अपोजिट, और माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स, जो भी पैथोजन होते हैं ना। पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजन का क्या मतलब होता है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान से सुनना, सपोज यहां पे मैं खड़ा हूं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी बॉडी पे कभी कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है, कभी कोई वायरस अटैक कर देता है, कभी कोई प्रोटोजोन अटैक कर देता है, कभी कोई फंगस अटैक कर देता है, कभी कोई हेलमिंथिस अटैक कर देता है। तो ये जो भी है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, हेलमिंथिस हो, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये सब आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर होगी कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथीज हो, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे। अब इनमें से बैक्टीरिया तो कई सारे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो प्रोटोजोआ, जो हेलमिंथीज, ठीक है, जो फंगस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाए या फिर आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को, जैसे मान लीजिए मेरा हार्ट रेट नॉर्मल है ना, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लीवर अपना नॉर्मल काम कर रहा है, किडनी अपना नॉर्मल काम कर रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर अगर मेरी बॉडी का कोई भी फंक्शन एब नॉर्मल हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, हेलमिंथिस, किसी की वजह से भी हुआ, तो उसे हम कहेंगे पैथोजन। क्या कहेंगे, पैथोजन। तो पैथोजन का मतलब यही होता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कोज करें उन्हें कहते हैं पैथोजन। ठीक है सर, अभी तक की कहानी में हमें यह बात क्लियर हो गई कि चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, हेलमिंथीज हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, अगर वो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर एक बात बताइए, तो इन बैक्टीरिया को, इन वायरस को, इन प्रोटोजोआ को, इन हेलमिंथीज को, इन फंगस को रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी को खराब कर देंगे। जैसे बैक्टीरिया की बात करूं तो साल्मोनेला टाइफी वायरस, एड्स का वायरस, एचआईवी वायरस, प्रोटोजोआ आपका मच्छर हो गया, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, और भी फंगस हेलमिंथीज होके आपको जो है खराब करती है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को खराब करती है, आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को खराब करती है, आपकी तबीयत खराब करती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, पीएच चेंज कर देती है, एसिड बेस बैलेंस बिगाड़ देती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देती है। तो ये बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कहते हैं पैथोजन। तो हमें क्या करना है, हमें यूज करना है एंटी माइक्रोबियल, पूरा नाम बोलूं तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस तरह के एजेंट होते हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो हेलमिंथीज हो, चाहे वो फंगस हो, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अल्टर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए जो दवाई, जो फॉर्मुलेशन, जो मेडिकेशन, जो डोजेस फॉर्म हम देते हैं उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। नाम से पता लग रहा, एंटी का मतलब अपोजिट, माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स। तो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को अपोज करें, रोकें। ठीक है, अभी देखो आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले देखना है इसका क्लासिफिकेशन कि ये जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं ये कितने तरह से होते हैं, किस तरह से होते हैं। फिर देखना है कि ये जो एंटी माइक्रोबियल है, सपोज ये एंटी माइक्रोबियल दवाई है, तो ये दवाई जो है किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगी।
क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब इस तरह के एजेंट, इस तरह के मेडिकेशन, इस तरह के फॉर्मुलेशन, इस तरह के डोजेस फॉर्म जो कि माइक्रोब्स को किल करे, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करे। पर कैसे कैसे करेंगे, और इनका मैकेनिज्म देखेंगे, साथ ही साथ इनका क्लासिफिकेशन भी। ठीक है, फिर आपको सिलेबस में कई तरह के कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, एक बात और देखना है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 और ये जो आपका क्लोरीनेटेड लाइम है, इन दोनों का आपको ऐसे देखना है। ऐसे क्यों देखना है? क्योंकि इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, मतलब कि इनका आपको ऐसे देखना है। ऐसे का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास कोई भी सैंपल है, सपोज ये आपके पास सैंपल है, इस सैंपल में कितना H2O2 है, सपोज अगर H2O2 का ऐसे देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में कितना H2O2 है, उसको पता लगाना, उसी को ऐसे कहा जाता है। और अगर हम क्लोरीनेटेड लाइम का देखेंगे तो हमारे पास जो सैंपल है उसमें कितना क्लोरीनेटेड लाइम है उसका पता लगाना, उसे ही ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम का ऐसे भी देखना है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल का क्लासिफिकेशन देखना है, एंटी माइक्रोबियल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, फिर कुछ कंपाउंड्स आपने दे रखे हैं उन्हें देखना है, फिर इन कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम है, इनका ऐसे भी देखना है। ऐसे का पूरा प्रोसीजर देखना है कि किस तरह से हम पता करेंगे कि हमारे सैंपल में कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और वीकेंड से कितना क्लोरीनेटेड लाइम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल तो मतलब सर मोटी मोटी बात यह है कि हमें माइक्रोब्स को मारना है ना, वही करना है ना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बहुत इजी है। बैक्टीरिया को पकड़ के, वायरस को पकड़ के मारना ही तो है, मार देंगे। चलिए पहले क्लासिफिकेशन बताता हूं। हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। ये लास्ट लेक्चर का कैथार्टिक ओपन हुआ है, वेट अ मिनट। चलिए चलिए, हाँ जी, ये हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल ओपन। अब देखो नाम से पता लग रहा माइक्रोब्स को किल करना है ना। और देखो ये जो माइक्रोब्स है ये हमारी मेडिकेशन से लड़ रहा है, मतलब हमारी दवाई से लड़ रहा है। ये हमारी दवाई है, ये हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और इससे लड़ कौन रहा है? ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस जो भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस तरह के एजेंट होते हैं, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, इस तरह के मेडिकेशन होते हैं जो बैक्टीरिया को, वायरस को, प्रोटोजोन को, हेलमिंथिस को, फंगस को, और इन सबको एक ही नाम बोलूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और अच्छे से बोलूं तो पैथोजन को। या तो आप ये सारे नाम बोलिए, या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, या फिर सबसे बेस्ट आप पैथोजन बोल लीजिए। तो पैथोजन को जो किल करते हैं, पैथोजन की ग्रोथ को कम करना और पैथोजन को किल करना, ये दोनों काम किसका होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। देखो दवाई अलग अलग आती है, कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसी है, मतलब अलग अलग ड्रग होगा इनमें, इसमें कोई अलग ड्रग है, इसमें कोई अलग ड्रग है। तो कुछ ड्रग हो सकता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करे और वी कैन से पैथोजन की ग्रोथ को कम करे, हो सकता है ग्रोथ को कम करे। और कुछ दवाई तो ऐसी होती है सीधा किल करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधा किल। ठीक है, चलिए तो हमने देखा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो उसके टाइप्स। सबसे पहले दे रखा है एंटीबायोटिक। अब ये जो एंटीबायोटिक होती है ये बैक्टीरिया के लिए ली जाती है, एंटी बैक्टीरियल आप बोल सकते हैं। नाम से पता लग रहा, एंटी मतलब अपोज करने वाली, बायोटिक मतलब लाइफ को, मतलब कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी पैथोजन होते हैं वो जिंदा होते हैं तो उनको लाइफ का नाम दिया गया है, तो उनको अपोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पेनिसिलिन हो गया आपका, ठीक है, पेनिसिलिन ये काम करती है, पेनिसिलिन बहुत अच्छी एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है स्पेशली डिजाइन टू टारगेट बैक्टीरिया। नाम से पता लग रहा एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, स्पेशली डिजाइन टू किल द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो क्या देना पड़ेगा? एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, और वी कैन से एंटी बैक्टीरियल देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको दे रखा है एंटीबायोटिक, मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि एंटीबायोटिक किसके लिए देते हैं? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। पर मैंने आपको बोला कि अलग अलग मेडिकेशन होती है, और अलग अलग मेडिकेशन होती है तो उसका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कुछ दवाइयां जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है,
और कुछ दवाइयां जो है बैक्टीरिया को सीधा किल कर देती है। तो जो दवाइयां बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। नाम से पता लग रहा, बैक्टीरिया को रोकना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। और दूसरा है बैक्टीरियोसीडियल। सीडियल मतलब किल, ऐसे याद रखो, सीडियल सीरियल किलर है ना, सीडियल सीरियल किलर। तो जो एंटीबायोटिक होती है, सबसे पहले तो बोल देना एंटी का मतलब अपोजिट, बायोटिक का मतलब जो लाइफ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया, उनको रोकना है। एंटीबैक्टीरियल भी बोल सकते हैं। और एंटीबायोटिक स्पेशली बैक्टीरिया के लिए डिजाइन करी गई है। अब हमें क्या करना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है। तो जो दवाइयां बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है उनको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो दवाइयां बैक्टीरिया को किल करती है उनको कहते हैं बैक्टीरियोसीडियल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है नेक्स्ट एंटीवायरल। एंटीवायरल नाम से पता लग रहा, वायरस को अपोज करना है तो एंटीवायरल। मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड भी वायरल इन्फेक्शन है, HIV भी वायरल इन्फेक्शन है, कोविड भी वायरल था। तो अगर मान लीजिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया और वायरस से आपको प्रिवेंट करना है, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में कोई भी वायरस आ गया, तो मुझे क्या करना है, उस वायरस को किल करना है। तो उसको किल करने के लिए मैं क्या लूंगा, एंटीवायरल एजेंट लूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कौन सी ऐसी दवाई है जो एंटीवायरल है, तो आंसर जाएगा एसाइक्लोवीर। बहुत अच्छी दवाई है ये, बहुत अच्छी। उसके बाद एंटी फंगल, नाम से पता लग रहा, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत धब्बे हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन ही होता है वो। तो उस कंडीशन में कई तरह की आपकी एंटी फंगल दवाइयाँ होती है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल है ना, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये जोल जोल जिसके भी पीछे आ रहा है, जैसे कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, ये सब एंटी फंगल होती हैं। साथ ही साथ एम्फोथेरेसिन बी, ये भी एंटी फंगल है, एम्फोथेरेसिन बी। क्लियर हो गया? मतलब कि बैक्टीरिया को मारना है तो एंटीबायोटिक, वायरस को मारना है तो एंटीवायरल, फंगस को मारना है तो एंटी फंगल। सभी के एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। एंटीबैक्टीरियल के एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर एंटीवायरल की बात करूं तो एसाइक्लोविर, और उसके बाद अगर एंटी फंगल की बात करूं तो फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन बी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटी प्रोटोजोअल। और मैंने आपको बोला कि जो मलेरिया होता है वही प्रोटोजोआ होता है। जैसे मान लीजिए ये मलेरिया का मच्छर है, इस मच्छर का नाम होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि महिला ही खून चूसती है, मच्छर की बात कर रहा हूं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है? कभी भी मेल मॉस्किटो ऐसे ब्लड सक करने नहीं आएगा। फिर ऐसा क्यों कि मेल मॉस्किटो ब्लड सक नहीं करता जनरली, वो फ्लावर्स पे ही रहता है, ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों होता है कि फीमेल मॉस्किटो आके काटती है? ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल को बर्थ देना होता है अगले मच्छर को, है ना, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और दुनिया भर का न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, हमारे ब्लड में। ठीक है, इसलिए फीमेल एनाफिल मॉस्किटो जो है ब्लड सक करती है। तो जब भी फीमेल एनाफिल मॉस्किटो ब्लड सक करने आती है, अगर उसके अंदर मलेरिया का प्रोटोजोआ होगा, ठीक है, जैसे पी प्लाज्मोडियम, पी फेल्सिफेरम, पी वाइवेक्स, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ है, तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। फिर हमारी बॉडी में मलेरिया हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। आगे जब आप फर्दर सेमेस्टर्स में जाओगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे ये सब। ये सब मतलब ये सब, जैसे एंटीबायोटिक, ये कम से कम आपको 2 दिन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये एंटीबायोटिक। फिर एंटीवायरल, इसका भी अलग से लेक्चर है, एंटी फंगल का भी अलग से लेक्चर है मेरा। और उसके बाद आपका एंटी प्रोटोजोअल का पूरा अलग से लेक्चर आएगा, और एंटी हेलमेंथिक का भी पूरा अलग से लेक्चर आएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये जितने भी लेक्चर आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये एंटीबायोटिक का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये पूरा एंटीबायोटिक है। सर अभी इतना सारा पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ना, आगे जब आप सेमेस्टर्स में जाओगे, 6 सेमेस्टर तक पहुंचोगे, तब ये सब डबल आएगा और बहुत ही डिटेल में आएगा। आप खुद देख सकते हो, 50-50 मिनट का एक एक लेक्चर है एंटीबायोटिक का, क्योंकि दवाई तो पढ़नी पड़ेगी। फिर आप देख सकते हैं एंटी हेलमिंथिक्स हो गया, एंटी वायरल हो गया, एंटी फंगल हो गया, एंटी प्रोटोजोअल हो गया, सभी के ऊपर अलग से लेक्चर दे रखा है, और बहुत ही अच्छा लेक्चर है, डिटेल्ड लेक्चर है। तो जिसको अभी क्यूरियोसिटी है कि नहीं सर मेरे को तो अभी देखना है, बड़ा मजा आएगा सीखने में, तो सीख सकते हो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि फार्मेसी है तो सीखना ही है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, तो सीखना है तो लेक्चर मिल जाएंगे। कुछ भी सर्च करना है, एंटीवायरल बाय डेप्टोबायोलॉजी, एंटी फंगल बाय डेप्टोबायोलॉजी, सब मिल जाएगा। ठीक है? तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट के आपके टाइप्स हो गए, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी हेलमिंथिक्स। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसके क्लासिफिकेशन की?
एंटी माइक्रोबियल एजेंट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, इसका मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे अगर मैं देखूं हमारे एंटी माइक्रोबियल को, तो एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये आपको पता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक वो दवाइयां होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है। एक होता है बैक्टीरियोसीडियल जो कि किल ही कर देती है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे भी एंटी माइक्रोबियल को क्लासिफाई किया गया है। ये क्या है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो आपको लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑर्गेनिज्म। इसके बेसिस पे हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसीडियल। फिर आता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, तो एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड, एक होता है एक्सटेंडेड। अब जैसे ध्यान से सुनना, यहां पर मैं खड़ा हूं और मुझे मेरे डॉक्टर ने एक दवाई दी है ना। वो दवाई क्या है, एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है सर। आप यहाँ पे खड़े हो और आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, वो दवाई जो है एंटी माइक्रोबियल है। अब अगर 5-10 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दवाई मार रही है, कितने, 5 या 10 तरह के, तो ये नेरो में आता है। मतलब कि यहाँ थोड़े बहुत मार देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। फिर ब्रॉड मतलब कि बहुत ज्यादा, अगर 1000 तरह के हैं तो 900 तरह के खत्म कर देगी ये दवाई। और एक्सटेंडेड मतलब कि कोई भी आ जाओ आप, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि एक लिमिटेड रेंज तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली। ब्रॉड मतलब कि उससे ज्यादा। एक्सटेंडेड मतलब कि नाम से पता लग रहा है एक्सटेंड कर दिया है उसको बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद आता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखो ये जो दवाइयां होती है, ध्यान से देखना, ये जो दवाइयां होती है इन सभी में ड्रग्स अलग अलग है। किसी में पेनिसिलिन है, किसी में पेनिसिलिन में होती है बीटा लैक्टम रिंग, है ना, कोई में ओफ्लोक्सासिन है। अलग अलग तरह की ड्रग्स है, और अलग अलग तरह की ड्रग्स है तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर भी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है कि जिन दवाइयों में बीटा लैक्टम रिंग है उनको अलग कर दिया, जिन दवाइयों में अमीनोग्लाइकोसाइड से उनको अलग कर दिया, जिन दवाइयों में मैक्रोलाइड है उनको अलग कर दिया, फ्लोरोक्विनोल है उनको अलग कर दिया, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और उसके बाद सल्फोनामाइड, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक अलग अलग होती है, किसी में बीटा लैक्टम की रिंग होती है, किसी में अमीनोग्लाइकोसाइड की होती है, किसी में मैक्रोलाइड की होती है, किसी में फ्लोरोक्विनोलॉन्स की होती है, किसी में सल्फोनामाइड की होती है। तो आज तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सब क्या है, पर जैसे जैसे आप 6 सेमेस्टर में आओगे, 6 सेमेस्टर में, तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, पहले पढ़ लिया, अच्छा हुआ। तो अभी तो सिर्फ एक इंट्रो है, इंट्रो भी नहीं, एक नाम बता रहा हूं मैं आपको। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, बच्ची चीजें हैं ये। तो एंटी माइक्रोबियल को क्लासिफाई कर देना अब तो सीधी सी बात है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, केमिकल नेचर। उसके बाद टारगेट ऑर्गेनिज्म, कि बैक्टीरिया को मारना तो एंटी बैक्टीरियल, फंगल को मारना तो एंटी फंगल, वायरस को मारना तो एंटी वायरल, प्रोटोजोआ को मारना तो एंटी प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक को किल करना तो एंटी हेलमिंथिक। क्लियर, इस तरह से आप एंटी माइक्रोबियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है सर। आपने बोला तो हमने क्या करा, एक सेकेंड, आपने बोला था कि एंटी माइक्रोबियल को समझना है, हमने एंटी माइक्रोबियल को समझ लिया। फिर आपने बोला था टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल, हमने देख लिए टाइप्स भी, वही एंटी एलमेंथिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। फिर आपने बोला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। फिर आपने एक बात और बोली थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये जो दवाइयां हैं, ये जो एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी एलमेंथिक है, ये जो दवाइयां हैं ये किस तरह से काम करेगी। मान लीजिए मेरी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, गया बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। रिपीट करो, किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। सपोज करो कि मुझे टाइफाइड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, दवाइयां लेनी पड़ेगी, एंटी बैक्टीरियल लेना पड़ेगा अगर उस बैक्टीरिया को मुझे मारना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये जो दवाइयां हैं ये किस प्रकार से बैक्टीरिया की जिंदगी हराम करती है, ठीक है। चलिए, मतलब कि अब हम देखने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो ध्यान से देखना, ये है पैथोजन।
पैथोजन मतलब सर, अरे वही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथिक हो, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें परेशान कर रहा है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो पैथोजन हो गया। ठीक है सर, इसको तो किल करना है। हाँ जी, इसलिए तो आए हैं, इसको किल करने के लिए तो आए हैं। ठीक है, तो सर दवाई दे देते हैं, दे दो दवाई। अब सर ये दवाई जो हमने दी, ये दवाई जो मैंने खाई, ये इस बैक्टीरिया को किस तरह से, इस पैथोजन को, इस वायरस को, इस हेलमिंथिक को, पैथोजन मतलब कुछ भी हो सकता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें परेशान करे, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो, तो ये दवाई किस तरह से इस पैथोजन को अफेक्ट करती है वो देखना है। तो सबसे पहले हमारी दवाई बड़ी समझदार होती है। हमारी जो दवाई है वो देखती है कि इस बैक्टीरिया की कमजोरी क्या है। ये हमारी दवाई है और ये बैक्टीरिया को मारने जा रही है, तो हमारी दवाई देखती है कि इस बैक्टीरिया की कमजोरी क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। देखो थिन और डेलिकेट है, हम कितने सॉफ्ट है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। वहीं प्लांट की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, तो वहां पर सेल वॉल भी होती है। क्या होती है? सेल वॉल भी होती है। बट ह्यूमन में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट में क्या है? सेल वॉल है। बैक्टीरिया में क्या है? सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरिया वॉललेस भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा? सर बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ दी तो बैक्टीरिया बेचारा वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल से तो बचा रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, चलो सेल वॉल तोड़ देते हैं। पर सर जिसमें सेल वॉल नहीं हुई फिर, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन तोड़ दो। अरे सर क्या बोले जा रहे हो, समझाओ। देखो, हम ये कह रहे हैं कि ये है दवाई, मेडिसिन, मेडिकेशन, और इसको किल करना है बैक्टीरिया को। ठीक है, ये बैक्टीरिया है या कोई भी प्रोटोजोआ है, वायरस है, फंगस है, पैथोजन है। ठीक है, पैथोजन बोल लो यार, पैथोजन है। तो हमारी दवाई को पैथोजन को खत्म करना है। अब हमारी दवाई क्या देखेगी? कमजोर कड़ी देखेगी। अभी जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर ये सेल वॉल है, क्या है? सेल वॉल, तो ये दवाई क्या करेगी? सेल वॉल को तोड़ देगी। अगर सेल वॉल टूटी तो बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, ये बैक्टीरिया इनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो इनके अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, पतली होती है, डेलिकेट होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। तो सर सेल मेम्ब्रेन तोड़ने से क्या होगा? ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की सेल के अंदर, सेल के अंदर मतलब इंट्रा, क्योंकि सेल के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो जो भी इंट्रा सेलुलर जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे, राइबोसोम वगैरह जो भी होगा इसके पास, डीएनए वगैरह जो भी होगा, वो सब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के फटने की वजह से, जब सेल मेम्ब्रेन फटेगी ना, एक सेकेंड, ये देखो फट गई, तो जब सेल मेम्ब्रेन फटेगी तो ये सारा लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन तोड़ी तो सब कुछ लीकेज हो जाएगा, और बैक्टीरिया का जब सब कुछ ही लूट जाएगा तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। इंट्रासेलुलर जो भी इसका मॉलिक्यूल्स थे वो सारे जो है रिलीज आउट हो गए, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन खत्म करने से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। वहीं सेल वॉल खत्म करने से भी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? सेल वॉल। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगी, सेल वॉल को ही तोड़ दोगे तो बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस मत होने दो, बैक्टीरिया में प्रोटीन मत बनने दो। सर प्रोटीन बनने को तो, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी 11th-12th में, तो प्रोटीन बनने को तो कहते हैं ट्रांसलेशन। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बनता है, बैक्टीरिया में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसको रोक दो जी। तो दवाई क्या कर सकती है? कुछ दवाइयां बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करती है, कुछ दवाइयां सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करती है, कुछ दवाइयां प्रोटीन को बनने ही नहीं देती बैक्टीरिया में। ठीक है, और कुछ दवाइयां इस हद तक गिर जाती है कि बेचारे इस बैक्टीरिया के पास जो डीएनए आरएनए है, जो इसकी जीवन भर की जमा पूंजी है, डीएनए आरएनए है, कुछ दवाइयां इस डीएनए आरएनए को ही खत्म कर देती है। ना रहेगा डीएनए, ना रहेगा आरएनए, तो बैक्टीरिया तो रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो कितने तरह से काम हो गए? सबसे पहले तो सेल वॉल उड़ा दो, फिर सेल मेम्ब्रेन उड़ा दो, फिर प्रोटीन ही मत बनने दो, ट्रांसलेशन रोक दो, फिर डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन ही रोक दो। सर बेचारे बैक्टीरिया को जीने ही नहीं दे रहे हो आप, अलग अलग दवाई से अलग अलग चीजें कर रहे हो। अभी तो एक चीज और करूंगा, ध्यान से देखना। जो बैक्टीरिया है, दिख रहा है ना बैक्टीरिया? बैक्टीरिया दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ये बैक्टीरिया बनाता है फोलिक एसिड। क्या बनाता है? फोलिक एसिड। और वो फोलिक एसिड फर्दर क्या बनाते हैं? डीएनए आरएनए। और ये डीएनए आरएनए से बैक्टीरिया जिंदा है, अपना काम कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हम क्या करेंगे?
हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो फोलिक एसिड को बनने ही ना दे। यहाँ पे जो भी एंजाइम काम आएगा, देखो आपको पता है कि हर किसी में एंजाइम जरूरी होता है, तो बैक्टीरिया में भी जब फोलिक एसिड बनता है तो किसी एंजाइम की मदद से बनता है, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया फोलिक एसिड बना रहा है किसी एंजाइम की मदद से, तो हम दवाई देंगे और वो दवाई क्या करेगा, उस एंजाइम को रोक देगा। जब ये एंजाइम रुक जाएगा तो क्या फोलिक एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। और जब फोलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो बेचारा डीएनए आरएनए ही नहीं बनेगा। सर बेचारे को सांस तो लेने दो। कभी सेल वॉल रोक देते हो, कभी सेल मेम्ब्रेन रोक देते हो, कभी ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस रोक देते हो, कभी सीधा डीएनए आरएनए रोक देते हो, कभी डीएनए आरएनए बनने ही नहीं देते, उससे पहले रोक देते हो, फोलिक एसिड ही बनने नहीं देते आप। बैक्टीरिया जी नहीं पाएगा। हमें वही तो करना है, हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही तो पढ़ना है। तो यही सारा है, देखो यही सारा है। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, कौन सी दवाई सेल वॉल रोकेगी? पेनिसिलिन। देखो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनती है। किससे बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन से। तो हम जो पेनिसिलिन देंगे वो पेनिसिलिन पेप्टाइडोग्लाइकिन पे अटैक करेगी और सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देगी। तो आपको सीधा सा इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको खत्म करने के लिए हम देते हैं पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करती है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकिन के। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन पे अटैक करेगी आपकी पेनिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल वॉल टूट जाएगी। उसके बाद है डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही ब्रेक कर दो। और जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो इसका जो भी मटेरियल है इंट्रासेलुलर, जो भी कंपोनेंट है वो सारा लीक हो जाएगा, और लीक होने से, लीकेज होने से ये बैक्टीरिया खत्म। उसके बाद डीएनए आरएनए बनना ही रोक दो। अगर आप दोगे सिप्रोफ्लोक्सासिन तो डीएनए आरएनए बनेंगे ही नहीं, क्लियर। और अगर आप दोगे पेनिसिलिन तो सेल वॉल टूट जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन को रोकना है। ट्रांसलेशन रुक गया मतलब प्रोटीन बनना रुक गया, और प्रोटीन बनना रुक गया मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई, ठीक है। तो इसके लिए जो दवाई काम आती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलाइड्स। क्लियर हो गया आपको? तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हो। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, इनके सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हो, पता है ना। डीएनए आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए जो दवाई काम आती है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन। और अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइड। और अगर आपको सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो पेनिसिलिन। और अगर आपको सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करना है तो भी आपको एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक देनी होती है। अभी ये जो हमने देखा ना, ये सब मेनली जो है बैक्टीरिया के लिए ही देखा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी है टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइड सिप्रोफ्लोक्सासिन पेनिसिलिन, ये सब एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक में ही आती है, ठीक है। और एक बात और हमने देखी थी कि वो फोलिक एसिड मत बनने दो। ये देखो इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब कि जो आपका ट्राइमेथोप्रिम है और जो आपका सल्फोनामाइड है, ये क्या करेगा? फोलिक एसिड बनने को रोक देगा। फोलिक एसिड बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम को रोक देगा। तो जब फोलिक एसिड बनेगा ही नहीं तो फर्दर डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्लियर। तो बहुत दिमाग से दवाई बनाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा। बैक्टीरिया ऐसा थोड़ी ना है कि बिना हथियार के ऐसे बैठे रहेगा कि लाओ आओ मुझे खत्म कर दो, मुझे आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता लगेगा कि बैक्टीरिया भी अपना बचाव करता है। जैसे मैंने बोला ना, एक जगह बीटा लैक्टम रिंग होती है पेनिसिलिन में। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसको मारने जा रहे हो, सपोज ये बैक्टीरिया है और हमारी जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के अंदर क्या है? बीटा लैक्टम रिंग है ना। तो ये बीटा लैक्टम रिंग जब इस बैक्टीरिया को मारने जाएगी ना, तो ये बैक्टीरिया चुप रहने वाला नहीं है। ये बैक्टीरिया निकाल देगा बीटा लैक्टमेस। क्या निकाल देगा? बीटा लैक्टमेस। और जिसके पीछे भी एज लग जाए, ASE, वो हो गया एंजाइम। तो ये जो बीटा लैक्टमेस एंजाइम है ना, जो बैक्टीरिया निकाल रहा है अपने बचाव में, ये इसको खत्म कर देगा। और जब ये रहेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया को कौन खत्म करेगा? तो बैक्टीरिया ऐसा वैसा नहीं है भाई, हाँ। बैक्टीरिया को हल्के में नहीं लेना कि जब मन करे जब सेल वॉल उड़ा दी, सेल प्रोटीन उड़ा दिए, है ना, सेल मेम्ब्रेन उड़ा दिया, ट्रांसलेशन रोक दी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रोक दी, और फोलिक एसिड बनना रोक दिया। ऐसा नहीं है भाई, हल्के में मत लो। ये बैक्टीरिया कम नहीं है। बीटा लैक्टमेस निकाल देगा, बीटा लैक्टम को रोक देगा। जब बीटा लैक्टम ही रुक जाएगी तो फिर किस काम का हो? पेनिसिलिन। तो उसके साथ फिर पेनिसिलिन के साथ और दवाइयां देते हैं हम, ताकि वो बीटा लैक्टमेस खत्म हो जाए। तो ये बहुत डिटेल स्टडीज है, बट अभी जितना आपको समझ में आना था उतना आपको आ गया। और फर्दर आप जब हायर स्टडीज करोगे मुझसे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब एक बात और, मैंने आपको बोला कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रोक देना मतलब कि डीएनए आरएनए को रोक देना, है ना।
तो यहाँ पर आपको 2 ड्रग दे रखी है, एक है फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है ये डीएनए गायरस को रोक देता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए गायरस होता है वो बहुत ही इसेंशियल एंजाइम होता है डीएनए वगैरह के लिए, बाइंडिंग वगैरह के लिए, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो एक तरीका और है कि बैक्टीरिया में जो डीएनए गायरस एंजाइम है ना उसको इनहिबिट कर दो। उसको इनहिबिट कौन करेगा? फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके बाद एक और दवाई है रिफामाइसिन। तो ये रिफामाइसिन क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा। देखो एक और दवाई होती है रिफाम्पिसिन जो कि ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, तो वो रिफाम्पिसिन है और ये रिफामाइसिन है। तो ध्यान रखना ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा, आरएनए को बनने ही नहीं देगा, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको रोक देगा। तो मतलब सर डीएनए रोक दो, आरएनए रोक दो, प्रोटीन रोक दो, ट्रांसलेशन की प्रोसेस रोक दो, और फोलिक एसिड की सिंथेसिस रोक दो, सेल वॉल रोक दो, सेल का मेम्ब्रेन तोड़ दो, और डीएनए गायरेज रोक दो। बाप रे, बेचारा बैक्टीरिया है ना। और अलग अलग दवाई अलग अलग काम करती है, पर बैक्टीरिया को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि बैक्टीरिया भी बीटा लैक्टमेज निकाल सकता है भाई, और दवाइयों से बचने के लिए भी वो रेजिस्टेंट डेवलप कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। पूरी थ्योरी है ये, मजेदार, उतने ही मजे से पढ़ाया भी है मैंने। ठीक है, अब आपको सिलेबस में 2 ऐसे दे रखे हैं, एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, एक क्लोरीनेटेड लाइम का है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। देखो ऐसे का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपके पास कोई सैंपल है तो आपको उसमें चेक करना है कि इसमें कितना हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए H2O2 का ऐसे आपको आ गया कि H2O2 का ऐसे लिखो, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपके पास जो सैंपल होगा उसमें आपको H2O2 की कंसंट्रेशन को पता करना होता है, वही उसका ऐसे होता है। तो जो भी आपके पास सैंपल गिवन है उस सैंपल में कितना H2O2 है उसकी क्वांटिटी पता करना, उसी को ऐसे कहा जाता है। अब ये कैसे करते हैं? सबसे पहले वे अ सैंपल ऑफ H2O2 इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसके अंदर हमने वे कर लिया, वे करके डाल दिया H2O2। ठीक है, डाइल्यूट द सैंपल विथ वाटर। अब ये जो H2O2 का सैंपल है, हमारे पास सैंपल है इसमें H2O2 है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ H2O2 का सैंपल, इसको हमने कहाँ डाल दिया? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अब जब डाल दिया तो इसको डाइल्यूट करना होगा, और इसको डाइल्यूट करते हैं हम वाटर से। किससे डाइल्यूट करते हैं? वाटर से। तो डाइल्यूट द सैंपल विथ वाटर। सबसे पहले वे किया सैंपल को, फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, फिर उस सैंपल को डाइल्यूट कर दिया। फिर हमें क्या करना है? ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू ए पोर्शन ऑफ द सैंपल। हमें क्या करना है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किंग ऑफ केमिकल होता है ये, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है, और टाइट्रेशन करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेटेड सॉल्यूशन से। पोटेशियम पर मैग्नेटेड सॉल्यूशन, इससे टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेटेड सॉल्यूशन डाले जाएंगे, डाले जाएंगे, डाले जाएंगे, डाले जाएंगे, अनटिल और अनलेस हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, एंड पॉइंट नहीं आ जाता। तो कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले हमारे पास जो भी सैंपल था मैंने उसको वे करा, वे करने के बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, फिर वहां पर उसको डाइल्यूट कर दिया वाटर से, फिर उसके बाद उसमें H2SO4 डाल दिया, किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसका मैंने टाइट्रेशन करवा दिया पोटेशियम परमैग्नेटेड सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर मुझे ये चेक करना है कि कितना पोटेशियम परमैग्नेटेड सॉल्यूशन लगा यहाँ पर एंड पॉइंट आने में। तो जितना भी लगा, जैसे मान लीजिए X लगा, Y लगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इसमें इतना X या Y है, इतना सैंपल में H2O2 है। मतलब जितना यूज हो रहा है उतना यूज हो रहा है, यहाँ पर जितना H2O2 था उसने उतना ही यूज किया। तो जब ये खत्म हो जाएगा तब हमें पता लग जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऐसे क्लोरीनेटेड लाइम का। तो यहाँ पर भी वही है कि हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में पता करना है कि कितना कंसंट्रेशन है क्लोरीनेटेड लाइम का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वे सैंपल ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम, मतलब कि जो भी आपके पास सैंपल है, सैंपल वो जिसमें आपको पता करना है कि इसमें क्लोरीनेटेड लाइम है या नहीं, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है। तो ये आपका सैंपल है, इसमें आपको पता करना है कि क्लोरीनेटेड लाइम जो है कितनी क्वांटिटी में है। तो इस सैंपल को आपने लिया और इस सैंपल को आपने डाल दिया 50 ml डिस्टिल वाटर में। कहाँ पर डाल दिया? 50 ml डिस्टिल वाटर में डाल दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। किसको ऐड किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके बाद इसी सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में ऐड किया, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में ऐड किया, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपने इसी सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को भी ऐड किया।
फिर यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन जो था, सर ये क्लोरीन कहाँ से आया, देखो यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाला था, ये जो क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन था इसमें वो रिएक्ट करेगा आपके KI के साथ। इसमें क्लोरीन कहाँ से आया, जब आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो इसमें से क्लोरीन आया, और जब आप अब ये डाल रहे हो पोटेशियम आयोडाइड, तो ये पोटेशियम आयोडाइड जो है और ये जो क्लोरीन है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो क्लोरीन रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू रिलीज आयोडीन I2, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन रिलीज होगा। जब Ki और Cl रिएक्शन करेंगे तो KCl निकल जाएगा और I2 रिलीज हो जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा है टाइट्रेट द आयोडीन सॉल्यूशन विथ सोडियम थायोसल्फेट। यहां पर क्या रह गया, आयोडीन रह गया, और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमारे पास सैंपल था क्लोरिनेटेड लाइम का, उस सैंपल को हमने 50 ml डिस्टिल वाटर में डाल दिया, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। धीरे धीरे जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे थे उसी दौरान हमने पोटेशियम आयोडाइड को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में डाल दिया। अभी जो पोटेशियम आयोडाइड था और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl था, तो पोटेशियम आयोडाइड और Cl जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा KCl और I2, मतलब हमारे सॉल्यूशन में I2 का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर I2 का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इस I2 को हम टाइट्रेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3। तो Na2S2O3 से यहाँ पर देखिए सोडियम थायोसल्फेट से हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर एक इंडिकेटर डाल दिया, स्टार्च। क्या डाल दिया, स्टार्च। अब ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, आयोडीन है, ठीक है, आपके पास क्या है, ये सोडियम थायोसल्फेट है, मतलब आपके पास टाइट्रेंट है, आपके पास सॉल्यूट है, आपके पास इंडिकेटर है, तो करिए टाइट्रेशन स्टार्ट। तो जैसे जैसे आप सोडियम थायोसल्फेट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट डालते गए आयोडीन के साथ रिएक्शन होता गया, डालते गए होता गया, रिएक्शन होता गया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आयोडीन नीचे जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए इतना आयोडीन था नीचे, है ना, अब इस आयोडीन को न्यूट्रल करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट डाल रहा हूँ, तो आयोडीन थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और एक टाइम के बाद आप देख सकते हैं नीचे कोई भी आयोडीन नहीं रहा। और जब ऐसी कंडीशन आएगी जब नीचे कोई भी आयोडीन नहीं रहेगा और जब अगली बूंद आएगी सोडियम थायोसल्फेट की, तो वो इंडिकेटर से रिएक्ट करेगी, स्टार्च से रिएक्ट करेगी, और जैसे ही इंडिकेटर से रिएक्ट करेगी एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमने सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया, कितना ml यूज किया, उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि नीचे कितना आयोडीन बना, क्योंकि जितना आयोडीन बना मतलब उतना ही ज्यादा क्लोरिनेटेड लाइम था। ठीक है, नाम से पता लग रहा क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरिनेटेड लाइम है। क्लियर, क्लियर हो गया। ऐसे बहुत इजी है, बस समझना आना चाहिए। एनालिसिस पढ़ी होगी तो बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है, तो बच्चे वाली चीज है। उसके बाद सभी कंपाउंड के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, सिनोनिम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूजेस आपको अच्छे से बता रखे हैं। फिर बोरिक एसिड आ गया H3BO3, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट, सिनोनिम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस वगैरह आपको दे रखे हैं। देखो इनमें ऐसा मुझे बताने का कुछ है नहीं, क्योंकि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है तो वो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है तो वो होती है। यूजेस जैसे कि एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल है, बोरिक एसिड तो यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल की तरह यूज होता है। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप देखिए पैटर्न है कि फॉलो हो रहा है। कोई भी कंपाउंड स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर वेट, फिर सिनोनिम, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसका यूजेस। बस यही है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंटी माइक्रोब्स को हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है, फिर हमने दो ऐसे भी देखे हैं, एक तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक हमारा क्लोरिनेटेड लाइम का हमने ऐसे देखा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल में हमने देखा था कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते क्या हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोस्टैटिक भी देखे, बैक्टीरियोसीडियल भी देखे, अलग अलग तरह से देखे। टाइप्स में हमने देखा एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी एलिमेंटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल। ठीक है, सभी को हमने डिटेल स्टडी करा है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको और डिटेल स्टडी चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर भरपूर
भरपार नहीं, भरमूर नहीं, क्या बोलते हैं यार, कुछ तो बोलते हैं, भरमार। ठीक है, भरमार लगा हुआ है, जाइए जाके पढ़िए, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है, भरपूर है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 4 को जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो बड़े मजेदार है, पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हुए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.depthofbiology.com। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना और हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना। सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। जहां जहां आप जुड़ोगे, मीम अपडेट, पोल, एमसीक्यू अपडेट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ, पेपर्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।